गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का जो चैप्टर 2 है यानी नए राजा और उसे राज है पार्ट 1 है और अध्याय 2 है जो इसका प्रथम प्रश्न है। उसके आधार पर मैं कुछ बताने जा रहा हूँ और इस ध्यान से सुनो और अपने अपने बुक निकाल कर पढ़ने का सीखो और उसे जो भी मिलान करने वाला उसे मिलान करने का सीखो। ठीक है, तो इसके बाद कल फिर हम छठा क्लास का डाल देंगे। ठीक है, आज पहले सातवें का ध्यान से सुनो। पहले क्वेश्चन है जो कुछ कह रहा है कि अभ्यास के प्रश्न जैसे जोड़े बनाए तो जब मिलान करने वाला। ध्यान से सुनिए, इतिहास का सवाल है। गुर्जर प्रतिहार, तो गुर्जर से गुजर याद करके रखना है। गुर्जर से गुजरात होता है, गुज से क्या होता है गुजरात होता है। ये गुर्जर प्रतिहार जो है गुजरात से मिलेंगे। कहाँ मिले? गुजरात और राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार का शासन चलता था उस समय राजा का। समझ में? नेक्स्ट है राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट तुम्हारा जो है यानी पश्चिमी ढक्कन। राष्ट्रकूट कहाँ जाएगा? पश्चिमी ढक्कन में। राष्ट्रकूट किस तरफ जाएगा? पश्चिमी ढक्कन में। राष्ट्रकूट तुम्हारा जाएगा पश्चिमी ढक्कन में, यानी तो महाराष्ट्र उधर क्षेत्र में चला जाता है पश्चिमी ढक्कन में। नेक्स्ट है पाल। तो पाल जो है तुम्हारा बंगाल में जाएगा। पाल कहाँ जाएगा? तो पाल का शासक जो है यानी गोपाल, जो पाल वंश का संस्थापक था वो पाल वंश है, यानी बंगाल में चला जाएगा। चोल तो तुम्हारा तमिलनाडु में है। चोल क्या है? तमिलनाडु में ही, केरल और उधर क्षेत्र में ही तमिलनाडु का चोल शासक जो विजय चोल के वंश का जो संस्थापक था विजयालय थे। ठीक है, तो अब इसके बाद जन्म लिया। नेक्स्ट है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में लोग तीनों त्रिपक्षीय में तीनों पक्ष कौन से थे? अब देखो त्रिपक्षीय में तीनों पक्ष कौन थे? तो ध्यान दो तीनों पक्ष कौन थे। तो इस देखो त्रिपक्षीय सबसे बड़ा यह है कि त्रिपक्षीय, ध्यान से दो कि ये त्रिपक्षीय है। पहले क्या? सबसे पहले पटना के आगे, तो पटना के उत्तरी दिशा में सबसे पहले एक कनौज क्षेत्र बना था। कनौज क्षेत्र जो था एक संपन्न सुखी मैंने बहुत ही संपन्न राजधानी था। तो उस पर दे देखो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। देखो इसमें थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये तीनों जो है राज आपस में इस कनौज पर अधिकार करने के लिए ये सोचते थे कि मैं अधिकार करूं, कि मेरा क्षमता, मेरा अधिक से अधिक मेरा लाभ कमाए, मैं पैसा कमाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, मैं हम अधिक से अधिक जो मेरा संपत्ति रहा राज बढ़े। ये तीनों आए एक दूसरे में राज पड़ेंगे। तो धीरे धीरे हम इतिहास में जब आगे बढ़ेंगे तब तुम्हारे पाल वंश के विशेष पछता, राष्ट्रकूट के बारे में तथा गुर्जर प्रतिहार के बारे में, नेक्स्ट उसके संस्थापक कौन थे अलग अलग हम उसके बताने की कोशिश करेंगे। उसके सन के अनुसार हम बताने की कोशिश करेंगे। पहले इसमें जो वीडियो दे रहा है शॉर्टकट दे रहा है तो उसे उस दिन ही पर पढ़ने की कोशिश करो और फिर से देखो। तो ये त्रिपक्षीय का मतलब होता है कनौज के लिए तीनों ही लड़ाते थे अधिक से अधिक संपन्ना अपना संपन्ना के लिए। ठीक है, अब बुक में देखो देखिए तीनों पक्ष कैसे कैसे लड़ते और क्या क्या चीज़ था, ध्यान से निकालो और लिखो। देखो ध्यान से, त्रिपक्षीय तो मध्यकाल में तीनों शक्तियाँ गुर्जर प्रतिहार राष्ट्र तथा पाल के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुए, जिनके काफी समय तक गंगा घाटी के क्षेत्र में अराजकता बनाए रखी, माने यानी हलचल बनाए रखे। इस संघर्ष का निम्नलिखित कारण थे। इसका कारण मुख्य का क्या था? कौश था। तो देवी एक दूसरे के क्षेत्र में अपने अधीन करना चाहते थे। राज्य के प्रशासन तथा वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्हें धन की आवश्यकता होती थी। इन क्षेत्रों में कोई शक्तिशाली साम्राज्य न होने के कारण इन पर नियंत्रण रखने वाली शक्ति का अभाव था। यानी देखो इस क्षेत्र कोई शक्तिशाली साम्राज्य न होने के कारण इस पर जो नियंत्रण रखने का कि हम यहाँ से अधिक से व्यापार करें, अधिक से संपन्न हो, अपना अधिक से अधिक करें। नेक्स्ट है कि युद्धों में विजय प्राप्त करने पर इन राज्यों को अपने आप को प्रजा में प्रिय बनाना चाहता था। यानी प्रजा प्रिय की तो हम मैंने ज़्यादा बलशाली या जगत गुणवान नदर संपन्न, यानी प्रजा के रूप में, यानी प्रजा में ज़्यादा से ज़्यादा बलवान, वरिष्ठ और धनवान बताना चाहते थे। ठीक है, इससे महत्वपूर्ण कारण ये गंगा घाटी में कनौज, देखो गंगा घाटी में कनौज नगर प्रभाव से स्थापित करने की इच्छा थी। पटना के बाद यह नगर उत्तर की राजनीति का केंद्र बिंदु था, इसलिए तीनों की शक्तियाँ इस पर नियंत्रण करना चाहती थी। मैंने पटना का बाद जो है इस क्षेत्र पर तीनों शक्तियाँ जो है अपना नियंत्रण करना चाहती थी वैभव संपन्न के लिए। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है चोल यानी चोल साम्राज्य में सभा की किसी भी समिति के सदस्य बनने के लिए आवश्यक देखो चोल साम्राज्य है, उसका चोल साम्राज्य का संस्थापक तो विद्यालय थे, ये तमिलनाडु में था। और उस देखो तो चोल समाज में वहाँ की शक्ति बनने के लिए सबसे पहले वहाँ की जो 35 से 70 उस उम्र चाहिए, आगे से आगे संबंधी में कर्ज नहीं होना चाहिए, और जैसे वह पूरे वेदों की ज्ञाता होना चाहिए। इस तरह ये एक प्रकार का सभा था, तभी जाकर वह जो है यानी कि तुम्हारा
यानी चोल साम्राज्य के सभा के किसी समिति का सदस्य बनने के योग्य था। अब इतना उसके पास यानी योग्यता होगी, इतना संपन्नता होगी, तभी जाकर वो बन सकता था। ठीक है, अब वो देखो कैसे कैसे कह रहा है, ध्यान से सुनो। चल देखो, प्रत्येक प्रत्येक ब्रह्मदेव की देख रेख में प्रमुख ब्राह्मण वंश में की एक दूसरे सभा द्वारा की जाती थी। यह सभा विशेष लोगों की होती थी। सभा में विभिन्न समिति होती थी जिनके सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं की आवश्यकता थी। क्या क्या योग्यता था, क्वालिफिकेशन क्या था, और उसके आधार पर देखो, सभा के सदस्य के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी ही भूमि का स्वामित्व होना चाहिए जिससे राजस्व प्राप्त होता है, जिससे उसको राजस्व मिलता हो ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है उसके पास देखो, उसके पास अपना घर होना चाहिए, उसकी आयु 35 से 70 होना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, कोई लगातार समिति का सदस्य नहीं बन सकते थे। उनके सगे रिश्तेदार में कोई कर्ज नहीं होना चाहिए। बताओ, रिश्तेदार में भी कोई सा कर्ज नहीं चाहिए, ऐसे ही उससे का नियम था। उसके व्यवहार तथा कार्य में ईमानदारी होना चाहिए। और चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक था कि वह किसी भी का देनदार न हो। मैंने चुनाव लड़ने के लिए वो किसी आवश्यक है कि वो किसी का देनदार ना हो, किसी से लोभ लालच का ना हो, समझ में। तो इस प्रकार यह सदस्य बनने के लिए चोल साम्राज्य बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, जो तुमको बता दें कि श्रीलंका और भी छोटे छोटे द्वीप में, जीपी समुद्र के जो हिंद महासागर में कुछ सारे द्वीपों पर अधिकार कर लिया था। बहुत ही राजेंद्र चोल, उसमें चोल साम्राज्य में अलग अलग उसके राजे एक से एक राजा बढ़कर पड़ेंगे। ठीक है, और तरह तरह के अपने बहुत ही संपन्न पूरे यानी दक्षिण भारत का बहुत संपन्न राज्य था। देखो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि चाहवानों के नियंत्रण में आने वाले थे तो दो प्रमुख नगरों कौन थे। देखो, चाहवानी या चौहान, देखो चौहानों या कहो इसको चौहान, शुद्ध भाषा में इसको देहात में कि चौहान वंश कहते हैं। देखो, चौहान वंश चौहान थी तथा सबसे इसके प्रमुख राज इसमें 3 यानी त्राइन की प्रथम युद्ध, त्राइन की द्वितीय युद्ध। सबसे प्रथम यानी पृथ्वीराज राज, यानी पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान जो है 17 यानी 1191 और 1192 में 2 युद्ध किया। उस युद्ध में सबसे पहले प्रथम युद्ध यानी मोहम्मद गोरी को हराया। दूसरे में भी मोहम्मद गोरी ने उसको छोड़ दिया, जिंदा छोड़ देने के कारण वो फिर से 1191 में हराया मोहम्मद गोरी के, उसको छोड़ दिया जिंदा छोड़ देने के कारण फिर 1192 में अटैक किया। ये पकड़े गए पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान में इतने बड़े धनुष थे कि उसके आंख पर पट्टी बांधो, कोई भी सामान देकर एक तही धनुष पर। और इस बहुत सारे फिल्म भी पृथ्वीराज चौहान के उसी के आधार पर बनाया भी गया। तुम फिल्म भी देख सकते हो कि कितना बड़े बलशाली और कितना गुणवान पृथ्वीराज चौहान है, जो बहुत अच्छे फिल्म बने हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ठीक है, तो यह जो है बहुत ही दुर्भाग्यवश उनको जो है 1192 त्राइन के द्वितीय युद्ध में मार दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार आने वाले प्रमुख नगर के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखो कौन कौन नगर है और ध्यान से सुनो, प्रमुख नगर कौन कौन है, यानी चौहान वंश का। तो सदैव युद्ध उलझले रहने के कारण राजाओं में चौहान राजा भी शामिल थे। तो इनका देखो चौहान भी कहा जाता है। और पृथ्वीराज तृतीय इसका महान शासक है जिसने राज्य के विस्तार के लिए तथा काफ़ी प्रयास किया। 1192 में गौरी के साथ तराइन के युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। चौहानों ने अपने शासनकाल में दौरान प्रमुख नगरों की अपने अधीन रखने या प्रमुख कारण थे। दिल्ली को उस समय की महत्वपूर्ण राजनीतिक आई थी, काफ़ी समय तक चौहानों के नियंत्रण में था। और अजमेर, देखो दिल्ली, एक तो दिल्ली आ गया, दूसरा है अजमेर नगर के चौहानों का शासन के लिए राजधानी जिसमें भी इसका नियंत्रण काफ़ी था। देखो दिल्ली और अजमेर प्रमुख दो ही कार्य है, प्रमुख 2 ही नगर दिल्ली, उसमें दिल्ली और अजमेर, दिल्ली और अजमेर को राजस्थान पड़ता है अजमेर। तो इस प्रकार जो है दिल्ली और अजमेर को प्रमुख रूप में उनके कब्जे में था। ठीक है, अब बच्चों पार्ट इस चैप्टर का पार्ट दूसरा में अगले दिन नेक्स्ट डे हम बता देंगे कि इसका क्या क्या है। तो धन्यवाद बच्चों, फिर से नेक्स्ट डे मिलेंगे।